अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियो लीक ने मुल्क की सियासत में एक तहलका मचा दिया है। पीटीआई की जानिब से इस ऑडियो की ना तो तरदीद की जा रही है, ना ही इस ऑडियो को तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि इसके बरक्स तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से फोन टैप करने को जवाज बनाया जा रहा है, जिसके बायस लग ये रहा है कि ऑडियो हकीकी है। और साबिका खातून अव्वल ने इदारों और सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने का हुक्म दिया है। शीरी मजारी ने आज फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए साबिका खातून अव्वल को निशाना बनाया जा रहा है और इमरान खान की जो सेफ लाइनों की टेपिंग कराई जा रही है। इस हवाले से वो क्या कह रही है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। इमरान खान के फोन का ताल्लुक है जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। खातून अव्वल बुशरा बीबी या इमरान खान की फोन कॉल्स टैप होने की बातें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का कहा जा रहा है, लेकिन इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में इदारों की जानिब से फोन टैप करने को जायज करार देते रहे। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके और उनसे राब्ता करने वालों की तमाम कॉल्स टैप करते हैं, जिससे उनको कोई मसला नहीं है। को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी आईएसआई है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता है। अब इमरान खान के गिर्द दिन ब दिन घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की भी कुछ ऑडियो कॉल्स लीक होने की बाज़गश सुनाई दे रही है। निजी टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक एजेंसीज के पास शायद ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और यही वजह थी कि इमरान खान के डिजिटल मीडिया के अहम रुकन अरसलान खालिद के घर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद छापा भी मारा गया था, जिस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने काफ़ी तनकीद की थी। अंसार अब्बासी के मुताबिक ऐसी कई ऑडियोज एजेंसीज के पास मौजूद है जिनमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए अपने मुखालिफिन के साथ फौज और फौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक मुबैना ऑडियो तो ऐसी भी है जिसमें इमरान खान अपनी वज़ारत उज़्मा के आखिरी दिनों में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अमरीकी मरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। ऑडियो लीक्स तो एक तरफ, नून लीग पिछले 2 दिन के दौरान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान को अपने निशाने पर रख रही है। इमरान खान पर चारों तरफ से शिद्दत से लफ्जी गोलाबारी की जा रही है। अयाज सादिक ने इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा, तो वही ख्वाजा आसिफ की ट्वीट ने भी तहरीक इंसाफ की बैरूनी साजिश के बयानिए को शदीद धचका पहुंचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई के डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अब अमरीका के पैर पकड़ रहा है। उनका कहना था कि इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है, वो अमरीका से मामला ठीक करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वहीं से ये शुरू किया गया है जहां से टूटा था। अब अयाज सादिक ख्वाजा पंजाब में अता तारड़ और मलिक अहमद खान की तरफ से भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें किस संगीन नौयत के इल्जाम लगाए गए, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। नहीं पता कि अरबों रुपए सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट से निकल के बुजदार की जेब के अंदर गए और बजरिया बुजदार फरक गोगी वो बुशरा बेगम तक पहुंचे। उर्फे आम पिंकी पीर नहीं, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। क्या ये करप्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती थी? बुशरा बीबी मास्टरमाइंड है और जो खान साहब के खिलाफ बोले वो गद्दार। हम फराग गोगी के रेड वारंट जारी करने जा रहे हैं। जो 60 करोड़ के प्लॉट वाला इशू है, फराग गोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान वापस लाया जाए, हमारा मुतालबा है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार ने भी फराग गोगी और इमरान खान की अहलिया पर संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए हैं। वो क्या कह रही हैं वो भी आपके सामने रखता है। हाँ साहब ने तो ये वाइट कॉलर क्राइम किया है ना, खुद पीछे रहे हैं। इर्द गिर्द वाले अपने सारे लोग जो हैं उनको करप्शन पे लगा दिया। 70% वो पैसा जो इन लोगों ने बनाया वो बुशरा बीबी और खान साहब को जाता था बनी गाला, और 30% इनकी जेबों में जाता था। मुहतरमा बुशरा जो हैं वो रोज अपने मियाँ से कोई ना कोई नाजायज तरीके से कोई काम करवाने के लिए कोई ना कोई फाइल वो साइन करवाती थी, और ये बड़े हंस हंस के वाह 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 मेरी बेगम तो बड़ी बुजुर्ग है, हंस हंस के उसमें साइन कर देते। पोस्टिंग और ट्रांसफर पे 10 लाख डेली इनके अकाउंट्स में जाता था। इमरान खान पर शिकंजा कसने के लिए हुकूमत न सिर्फ उनकी तकारीर में इदारों को निशाना बनाने और तोशा खाना के हवाले से इल्जामात का संजीदगी से जायजा ले रही है, बल्कि बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराग गोगी की करप्शन पर भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। फराग गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर मुल्क से बाहर है। अब सवाल यह कि क्या हुकूमत इंटरपोल के जरिए उन्हें वतन वापस किए, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त फराह खान साहिबा के खाविंद एहसन जमील गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहसन जमील साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हुकूमत ना सिर्फ आपकी वापसी का मुतालबा कर रही है, आपकी और फराह खान साहिबा की, बल्कि रेड वारंट भी जारी करने जा रही है। देखिए, रेड वारंट किस लिए
क्या रीज़न है रेंट वारंट जारी करने के, हमने क्या किया है, कौन सा ऐसा पाकिस्तान की हम कोई कानून की, कौन से कानून की वायोलेशन हमने की है, क्या किया है। एक उनकी ख्वाहिश पर तो रेड वारंट जारी नहीं होना। 60 करोड़ रुपए का प्लॉट जिसकी मालियत 60 करोड़ बताई जा रही है, 10 एकड़ जमीन है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, आपने 8 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा। प्रोसीजरली ये कहा जाता है कि जो कंपनी है उसको जो गारंटी, उसकी अपनी मालियत 2 अरब होनी चाहिए थी और आपने जाली 2 अरब की मालियत की कंपनी शो की है। ये चार्ज आपके ऊपर लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल फाल्स चार्ज है, कोई 2 अरब का चक्कर नहीं है, वो टोटल प्रोजेक्ट ही 1 अरब रुपए का है। अच्छा, ऐसा जिस वक्त इस प्लॉट के लिए आप गए तो आपकी अपनी कंपनी की मालियत कितनी थी? हमने जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की हुई है। हमारे जो डायरेक्टर्स, उस हमारी फैमिली में से जो उसमें डायरेक्टर्स हैं, उनकी मालियत एफबीआर में डिक्लेयर्ड है और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। इसके बावजूद मैंने अपना सर्टिफिकेट साथ लगाया हुआ है कि अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी हो जाए, इनके पर्सनल, हम कोई बैंक से लोन नहीं ले रहे, कोई चीज़ नहीं कर रहे, खुद फैक्ट्री लगा रहे हैं, कि अगर कोई डेफिशिएंसी इन डायरेक्टर्स के तरफ से हो तो एडिशनल गारंटी के तौर पे मैंने गारंटी दी हुई है कि मैं उस फैक्ट्री को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और जो गारंटी आपने सबमिट कराई है वो किस मालियत की गारंटी है जो आपने दी है? जो प्लाट की कीमत है उससे कहीं ज्यादा की हमारी गारंटियां उसमें लगी हुई हैं। जो प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है जो हमने अपने पल्ले से लगानी, उससे भी ज्यादा की गारंटियां उसमें आप उसकी मालियत बता सकते हैं? ये टोटल प्रोजेक्ट 1 बिलियन रुपीस का है। लेकिन इस प्लॉट को जो 10 एकड़ का है, मुबैना तौर पर जिसको 60 करोड़ का बताया जा रहा है, आपने 8 करोड़ 30 लाख में खरीदा है। इसको परचेज करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट थी उसमें आपकी कंपनी की मालियत कितनी होनी चाहिए? उसमें कंपनी की मालियत उस प्लॉट के लिए नहीं है, उस प्रोजेक्ट के लिए होती है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया है, क्या वो प्रोजेक्ट लगाने की टोटल मालियत, वो जो प्रोजेक्ट एक बिस्किट का कारखाना हम लगा रहे हैं, उसकी लगने की जो कीमत है उससे ज्यादा के हमारे एसेट अपने साथ उसके प्रूफ लगाए हुए। और वो मालियत कितनी है एहसन जमील साहब? 1 बिलियन रुपीस है वो। 1 बिलियन। और यही गारंटी आपने दी है? जी, ये हमने गारंटी दी है अगेंस्ट द प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट हम लगाएंगे इन सोर्सेज से। प्लॉट की तो टोटल भाई कीमत ही 8 करोड़ रुपए है। देखिए, अगर सोर्सेज नोन है, सब कुछ प्रोसीजरली हो रहा है, तो फिर आप इसको आके फेस क्यों नहीं करते हैं? यार अब ये आप बताएं कि जो जिस दिन से ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, उस दिन से जिस तरह भेड़ियों की तरह और ये पीछे पड़े हुए हैं फरा के, वो इंसाफ मिलने की तवक्को है आपको कि ये हमें इंसाफ इस हुकूमत को होते हुए मिलेगा? पहले ये नैब में गए, फिर ये FIA में गए, अब जब कहीं इनकी दाल नहीं गली तो अब जाके इन्होंने एंटी करप्शन में पंजाब गवर्नमेंट के जोरों पर पर्चा दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस नैब के अंदर ऑलरेडी है। अब ये एंटी करप्शन फैसलाबाद की कार्रवाई है। जिस वक्त वो केस हुआ था तो आपने कहा था कि आप आएंगे और इसको फेस करेंगे। भाई नैब ने हमारे खिलाफ कोई किसी किस्म का नोटिस हमें जारी नहीं किया, ना कोई केस रजिस्टर किया। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप ये कह रहे हैं कि आपको नोटिस वसूल नहीं हुआ नैब की तरफ से किसी केस का? किसी चीज का कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। जो एसेट्स बियॉन्ड अननोन सोर्स ऑफ मींस है, इस हवाले से कोई नोटिस नहीं है? ना हमारा कोई सोर्स अननोन मींस है। हमारे तमाम सोर्सेज FBR में डिक्लेयर्ड है, टैक्स उन पर पेड है। हमने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर बैठकर हमारी जो वकला की टीम है, लीगल टीम है टैक्सेस की, उसने 1.5 घंटा प्रेस ब्रीफिंग में अपने एसेट की एक एक पाई हमने प्रेस क्लब के अंदर बैठकर दिखाई है पूरे पाकिस्तान को। नहीं, लेकिन अगर ऑब्वियसली ये मनी ट्रेल आपके पास है तो ये प्रेस क्लब में तो नहीं, ये तो आप नैब को दिखा सकते हैं जो ऑब्वियसली डेफेमेशन भी कर रहे हैं। ये आपके हवाले से बातें भी बन रही हैं। और फिर ये भी उज़्मा कारदार साहिबा जो मुनहरिफ रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने तो ये तक कहा, मतलब PTI आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स क्या कह रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन मुनहरिफ रुकन ये कह रही है कि 70-30 का जो है वो सिलसिला चलता था बनी गाला के अंदर। देखिए, ये मुनहरिफ रुकन की या तादारत की या नून लीग के बयानात की आप बात ना करें। वो तो सियासी लोग हैं, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कहना होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि नैब ने हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया, ना हमारे ऊपर कोई केस नैब में अभी तक फ्रेम किया है।
जो तहकीकात वो कर रहे हैं उनको हमारी हमें तब पता चलेगा कोई चीज इन्हें मिली या कोई ऐसा काम हुआ। ऐसा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि माजी में भी नैब ऐसे ही ऑपरेट करती रही है कि प्रेस रिलीज जरूर आ जाती थी, लोगों को ये शिकवा जरूर था कि हमें नोटिस कोई सर्व नहीं हुआ, प्रेस रिलीज आ गई और फिर शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया। देखिए, मैं जाके नैब का खुद तो मैंने दरवाजा नहीं खटखटाना कि जी मुझे शामिल तफ्तीश कर लें। उन्होंने मुझे बुलाना है ना कि आप आए और शामिल तफ्तीश हो, तो यही प्रोसीजर। ऐसे सब फराह खान साहिबा या आप अभी खान साहब से या बुशरा बीबी साहिबा से राब्ते में हैं? हम जितने के राब्ते में पहले थे उतने ही राब्ते में अब हैं। वो पॉलिटिकल फैमिली है, पॉलिटिकल काम करते हैं, हम लोग कारोबारी हैं। हम अपना जो हमारा मिलना जुलना सलाम दुआ है वहां तक है, हमारा कोई तल्लुक नहीं है यार उनकी जो सियासी मामला है या जो चीजें उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन फराह खान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन तो हैं। रुकन तो सारा पाकिस्तान है किसी ना किसी पार्टी का। बात तो ये है कि कोई क्यादत ने उनकी की है या हम कोई उनको लेकर कहीं जलसे जुलूस में हम गए हैं, हमने कोई उनके इलेक्शन लड़े हैं, कोई चीज की है। हम तो एक प्राइवेट वो सिटीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कवरिंग कैंडिडेट भी रही हैं, सेनेट के टिकट के हवाले से भी बहुत सारी बातें, और फिर शहबाज गिल साहब ने भी फराह खान साहिबा से मुताल्लिक कहा है। हमारा खान साहब के घर से तल्लक है, जो दो फैमिलियों का तल्लक आपस में होता है, वो हमारा एक ऑनरेबल रिश्ता है उनके साथ, हम उनके साथ हैं। ठीक है, उनकी जद्दोजहद में भी हम उनके लिए दुआगो हैं, उनके साथ हैं। लेकिन हम वो अपनी सियासत वो अपनी करते हैं, हमारे कारोबार से उनका कोई तल्लुक नहीं। और उनकी सियासत में हम कोई इतने बड़े लीडर नहीं हैं जिस तरह उनकी पार्टी के बाकी लीडर हैं। हमें तो सिर्फ फर्स्ट लेडी को इम्प्लीकेट करने के लिए फराह को बार 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 वो उसका नाम लेते हैं ये सारे सियासी मुखालफिन, और बाकी ये चीजें कहीं पे कोई सबूत हमारे खिलाफ नहीं उन्हें मिला। ये भी जो बात है 2 हफ्ते से उन्होंने इन अदारों के बंदों को ये देखिए सिविल मामला है। अगर ये प्लॉट वो समझते हैं कि अलॉटमेंट गलत है, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, अभी तो अलॉटमेंट हो ही नहीं, तो उसको कैंसिल कर दें। हम उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, जी हमसे पैसे लिए, कैंसिल किया, बताएंगे क्या उसमें गलती हमने की। ये तो कोई तरीका नहीं कि उसको पकड़ के सिविल मैटर को फौजदारी बना दे और FIR दर्ज कर दे और ये कर दे और वो कर, लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर दे दे। क्या वो प्लाट हम उठा के ले गए? वो फेडमिक के नाम है, हमने तो पैसे जमा कराए। ऐसा इस हवाले से फेडमिक के जो साबिक CEO हैं और फिर जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो भी ऑब्वियसली अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन तो हो रही है, मतलब उनमें से बहुत सारी चीजें आ भी जाएंगी सरफेस के ऊपर कि असल मामला क्या है। लेकिन किसी को गिरफ्तार कर लें सरकारी मुलाजिम को, ठीक है, क्या उन्होंने कोई किसी जगह पे ये बात आई है कि हमने उनको रिश्वत दी है या उन्होंने रिश्वत ली है? ऑब्वियसली ये तो इंटेरोगेशन के अंदर, इंटेरोगेशन में बहुत सारी चीजें सरफेस पे आएंगी। ठीक है, पहली बात उनके सच और झूठ को साबित करने की ये है रेहान भाई कि आप खुद पता करें अपने सोर्सेज से, क्या फेडमिक में पूरी इंडस्ट्रियल स्टेट में किसी भी प्लाट की सरकारी या गैर सरकारी तौर पे 60 करोड़ रुपया कीमत है सही? अब एक नून लीग के वजीर के कहने पे थोड़ी उसकी कीमत मुकर्रर होनी है, वो उसका एक DC रेट है, उसकी एक मार्केट है, उसमें एक मुकर्रर होती है। जो ये नॉन ट्रांसफरेबल प्लॉट्स हैं ना, ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना कारखाना उधर लगा सकते हैं, इसको रीसेल ही नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे सब एक चार्ज तो आप पे या फराह खान साहिबा पे है कि गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर जितनी इनकम आपकी या FBR के रिकॉर्ड ये बताता है कि वो मल्टीप्लाई हो गई, और फिर जिन केसेस का जिक्र आ रहा है या जिन प्रॉपर्टीज का जिक्र आ रहा है वो इन 3-4 साल के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हुई हैं, तो जिससे एक शक जरूर बैठता है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ, आपने पूरी रिसर्च नहीं की, ये तो बात आप वो भी कहना छोड़ गए जो आप कह रहे हैं, इसलिए कि इमरान खान के दौर में ना कि हमने ना कोई एमनेस्टी ली है, ना हमारी इनकम बढ़ी है। ये बातें ऑलरेडी हमने नहीं, ये एमनेस्टी वाला मामला तो है आपके ऊपर कि आपने 33 करोड़ की एमनेस्टी उन्होंने ली है, 2 करोड़ की एमनेस्टी आपने ली है। आपने भाई ये रिसर्च नहीं की कि हमने इन चार्जेस का क्या जवाब दिया हुआ है।
और अब तो ये चार्जेस लगाना भी छोड़ गए हैं वो जो आप लगा रहे हैं, इसलिए ये 33 कि करोड़ की हमने- एमनेस्टी फराह खान साहिबा की और 2 करोड़ की एमनेस्टी आपकी, इस पे आपने क्या रिस्पॉन्ड किया ताकि व्यूवर्स को भी समझ आ जाए? जी, एमनेस्टी हमने इमरान खान के दौर की नहीं ली। जिस दौर की एमनेस्टी ली है उस दौर में नून लीग की हुकूमत थी। उनमें जो इनके वो हैं अब्बासी साहब, उन्होंने वो अनाउंस की थी और उस दौर की एमनेस्टी हमने ली है। इमरान खान के दौर में तो टोटल हमारे 4 से 5 करोड़ रुपए ऐसे बढ़े हैं जो हमने सारा हिसाब किताब निकाल के रिटर्न पूरी प्रेस को दिया पाकिस्तान। तो ऐसा आपका केस तो बड़ा ओपन एंड शट है, फिर इसमें तो कोई ऐसा जी, वो अवहाम नहीं है आपके मुताबिक। हमारा केस है ही कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसीलिए- आपके वापस ना आने से या इसको क्लियर ना करने से खान साहब का जो पॉलिटिकल स्टेचर है वो भी डैमेज हो रहा है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी डैमेज हो रही है? क्योंकि जब कोई ऐसी बात होती है तो कोई ना कोई ऑडियो टेप आ जाती है या कोई फराह खान साहिबा का केस आ जाता है सामने, तो आपको नहीं लगता कि आपको इसको क्लियर करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, मैं अगर जो उनकी गर्मी में आके जेल में बैठ जाऊंगा तो ये खान साहब के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे? नहीं, लेकिन इस वक्त खान साहब भी कहते हैं और उनके जो हमायती हैं वो भी ये कहते हैं कि फराह खान साहिबा के अलावा खान साहब के ऊपर कोई केस ऐसा बना नहीं सके या उनको लिंक करने के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है मुखालिफिन के पास। कौन सा केस उन्होंने फराह के ऊपर बनाया जिसमें खान साहब लिंक होते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली आपने एक ऑडियो टेप सुनी होगी बुशरा बीबी साहिबा की, जी हाँ जी, जिसमें वो अपनी सोशल मीडिया टीम को ये कह रही हैं कि मेरे हवाले से और फराह खान साहिबा के हवाले से बहुत सारी बातें भी होंगी, तो आपने उसको गद्दारी के साथ लिंक कर देना है। ये ऑडियो दुरुस्त है वैसे? आपने मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑडियोज का, लेकिन आपने या किसी भी इदारे ने उसके फोरेंसिक कराई है? आप इसको डिनाई करते हैं ये मनफी प्रोपेगेंडा है, ये फेक ऑडियोज है? मैं 100% ये कहता हूँ कि ये फेक ऑडियोज हैं, क्योंकि बेगम साहिबा वो मैंने इतने अरसे में कभी किसी पॉलिटिकल मामले में दखल अंदाजी करते या पॉलिटिक्स करते हुए नहीं देखा। ना वो किसी से मिलती हैं, ना किसी उनका फरी से भी जो उनके मोहब्बत और प्यार है वो फर्स्ट लेडी बनने से बहुत पहले का है। ठीक है, वो दोनों बहनों की तरह हैं और कतन कोई उनको हमने कभी इधर उधर आते जाते नहीं देखा। कोई फालतू जिंदगी में उनके ऊपर हमने कोई जेवरात से लदे हुए नहीं देखा। वो तो सादगी में रहने वाले बापर्दा खातून है। अच्छा, ऐसा आप बड़ा क्लोज रहे हैं आप भी और फराह खान साहिबा भी, आपने क्या देखा है? क्या खान साहब की सोशल मीडिया टीम या उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसमें एज ए लाइफ पार्टनर भी कभी उन्होंने कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की या कोई ऐसी सजेशन या एडवाइस नहीं दी खान साहब को? मैंने उन्हें कभी इस तरह के चीजें डिस्कस करते और उनमें इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। ठीक है, वो हाँ अल्लाह तौबा करने वाली शख्सियत है, ठीक है, और वो हर वक्त जो है वो अल्लाह का नाम लेने वाली शख्सियत है। इस तरह की नहीं है कि वो जो उनको कुछ शौक हो कि मैं जलसे करूं और मैं लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और मैं ये करूं और वो करूं। अच्छा, ऐसे जमील साहब आपका बड़ा देरीना ताल्लुक रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि फराह खान साहिबा का जो ताल्लुक है बुशरा बीबी से वो बहुत पुराना है, वो खान साहब की इक़्तिदार में आने से भी बहुत पहले का है। तो आपके इस ताल्लुक में इस सारे मामले से दरार नहीं पड़ी? इसमें हमें जरूर जो है ना वो हमारी साख को भी नुकसान पहुंचा, उनको भी पहुंचा। उनकी ये मेन है और कि उन्होंने अपना तल्लक हमारे साथ निभाया और निभा रहे हैं। आप बताए कोई एक डीसी इन्हें मिला जिसके जो इन्होंने वो इल्जाम उन पे लगाए? कोई इनको हमारे एसेट में से कोई चीज ऐसी मिली जो हमारे मींस जो हम जस्टिफाई नहीं कर सके? ऐसे जमील गुजर साहब, आप और फराह खान साहिबा तो बाहर हैं, लेकिन खान साहब और बुशरा बीबी भी पाकिस्तान में है और ऑब्वियसली खान साहब की पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वो सब जुड़ी हुई है इसके साथ। तो आपको नहीं लगता कि आपको वापस आके अगर आप आए, इसको फेस करें, सामना करें, आपके पास सब कुछ है, वो प्रेजेंट करें, तो इससे खान साहब को जो पॉलिटिकल करियर को डैमेज हो रहा है या सियासी साख मुतासर हो रही है, कम अज कम वो बच सकती है? भाई अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अगर हुकूमत के अदारे न्यूट्रल हों तो हम आके पेश होने के लिए तैयार हैं। और ना फरी कोई इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए हम लोग जेलों में जाएं और जाके सियासतदानों के लिए तो जेल जो होती है ना वो क्वालिफिकेशन होती है। अच्छा, ऐसे सब लास्टली मैं तो सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ना कि जिस वक्त नैब ने ये प्रेस रिलीज जारी की थी तो उस वक्त आप ये कह रहे थे कि हम आएंगे और इसको फेस करेंगे, भागेंगे नहीं।
यानी नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आप जब तक एटलीस्ट ये गवर्नमेंट है आप वापस नहीं आएंगे। लेकिन जो नैब है ना, ठीक है, नैब अभी भी कोई केस हमारे ऊपर बनाए, ठीक है, तो हम जरूर, जो उन्होंने कहा था कि एसेट बियॉन्ड उसका केस वो बनाते हैं, हम रुक जाते हैं। ये केस जो वो बना रहे हैं ना, फैसलाबाद वाला, ये फैब्रिकेटेड केस है, झूठी है, एक जिसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं हो सकती, सिविल का मुकदमा है, प्लॉट का किस्सा ही। हम प्लॉट लेके भाग तो नहीं गए, प्लॉट पे जोरी कब्जा तो नहीं किया, प्रोसीजर मामला है ना। अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि हमने कुछ गलत किया, तो वो फौजदारी मुकदमा कैसे बनता है? खान साहब से ये मुतालबा किया जा रहा है ना कि आपको वापस बुलवाएं, तो खान साहब की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं आपको या कोई कम्युनिकेशन आपकी रिसेंट हुई हो? भाई हम कोई खान साहब के दोस्त हैं, हम लोग कोई उनके मुलाजिम थोड़ी हैं कि वो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे। देखें ना, आपने कहा खान साहब से आपका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, आपका तो बुशरा साहिबा से था, तो इसकी वजह से खान साहब के दरमियान या साबिका खातून अव्वल के दरमियान ऐसी कोई नाराजगी मतलब आपकी वजह से हुई हो? खान साहब एक रीजनेबल आदमी है, वो बुशरा बीबी की बड़ी इज्जत करते हैं, बुशरा बीबी उनकी इज्जत करती है। इन लोगों के कहने पर हमारे तल्लुकात में कोई फर्क नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा करैक्टर उनके सामने है। हमने उनसे कभी कोई फेवर नहीं मांगी, कोई वो 3 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे किसी किस्म का कोई काम हमने नहीं लिया। ये जो बार बार ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वज़ीर आला हमने लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमने कतन कोई अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा, कोई चीज़ कभी नहीं मांगी। ना हमने उनको उनकी सियासत में कभी दखलंदाजी की है, ना उनको गाइड करने की कोशिश की है, ना उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। एहसन जमील गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खाविंद हैं फराह खान साहिबा के, और वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं होगी तो वो वतन वापस नहीं आएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पंजाब में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बाई इलेक्शंस जो है वो शायद जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इसकी इंपॉर्टेंस पर बात के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पहले से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। हमजा शहबाज को अपनी वजारत आला बचाने के लिए 20 में से 9 हलकों में इंतखाबात जीतना लाजमी है। वहीं तहरीक इंसाफ को पंजाब वापस हासिल करने के लिए 12 सीटें जीतना इंतहाई ज़रूरी है। अब देखा जाए तो दोनों जमातों की सियासत और बका ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज के साथ मुंसलिक है। दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने भरपूर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दोनों जमातों के सरकर्दा रहनुमा भी इंतखाबी दंगल के मैदान में उतर चुके हैं। इमरान खान ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में से मुहिम का आगाज़ किया, तो वहीं मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी बागडोर मरियम नवाज के हवाले कर रखी है। मरियम नवाज जलसों के दौरान इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन के गुन गाते भी दिखाई देती हैं। मरियम नवाज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन ने पढ़कर कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया और फितना खान को मुस्तरद किया। वो होता है जो अपोजिशन छोड़ के हुकूमत के पास जाए। हमारे उम्मीदवार वो लोग हैं जो इमरान की हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में आए। लेकिन इससे कबल उनके पार्टी अरकान ने जब नून लीग छोड़कर पीटीआई को ज्वाइन किया था, वो कश्मीर के इंतखाबात हों, गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो, तो उनकी नज़र में वो तमाम अरकान लोटे थे और उनकी जगह कैंपेन के अंदर नहीं बनती, इलेक्शंस के अंदर नहीं बनती, कहीं और बनती है। मरियम नवाज साहिबा इन्हीं लोटों से मुताल्लिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में क्या राय रखती थी, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। लोटों की जगह बाथरूम्स में है और जो दबाव में आके आपके वोट की हुर्मत को पांव के नीचे कुचल कर चला जाए, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा, वो आपकी क्या खिदमत करेगा। तो लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। वोट लेने का कोई हक नहीं है, आपको चुप करके मुंह छुपा के अपने घरों में बैठना। अब अचानक मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी हुकूमत का मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक ख्यालात का बदल जाना उनके वोटर और सपोर्टर्स के लिए भी हैरान कुन है, क्योंकि अवामी सतह पर नून लीग के देरीना कारकुनान को नज़रअंदाज करना और उनकी जगह मुनहरिफ अरकान को टिकट देना भी नून लीग को महंगा पड़ सकता है। इत्तेहादी हुकूमत के लिए ज़िमनी इलेक्शन में भारी मार्जिन से जीतना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमजा शहबाज की कुर्सी किसी भी तौर पर बचती नज़र नहीं आ रही है। साथ ही हुकूमत को बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग जैसे मसाइल का सामना है, जिसके बायस आवाम का गम और गुस्सा इंतहा को छू रहा है।
पीटीआई के लिए भी बाई इलेक्शंस में जीत इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम सीटें पीटीआई ही की छोड़ी हुई हैं। उनमें से कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने जीतने के बाद पीटीआई को ज्वाइन किया था, लेकिन ज़्यादातर सीटें वही हैं जिन पर पीटीआई के टिकट पर मेंबरान मुंतखब हुए। अब फैसला तो 20 जुलाई को ही होगा कि इंतखाबी दंगल किसके नाम रहता है, लेकिन यह सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून मुनहरिफ अराकीन को टिकट देने के बाद अपने देरीना कारकुनान को किस तरह राम करेगी। वही सवाल तो यह भी उठता है कि जो कल लोटे थे और बुरे थे वो आज नून लीग में आने के बाद अच्छे कैसे हो गए हैं। सवाल तो तहरीक इंसाफ से भी है कि कमोबेश 4 साल की हुकूमत के बाद उनके पास कारकर्दगी को बयान करने के लिए कुछ नहीं है, या बस रिजीम चेंज, बैरूनी साजिश और गद्दारी के फतवे बांट कर ही इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाएगी। आज हमजा शहबाज शरीफ ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान भी किया गया है। बता रहे थे कि बहुत बड़ा पैकेज है, अनाउंस किया जाएगा चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से। तो वो पैकेज क्या है? अब बिजली के 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली मुफ्त कर दी गई है, यानी वो कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स जो 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बिजली मुफ्त होगी। अब सवाल तो वो भी है कि 100 यूनिट्स कौन इस्तेमाल करता है, यानी आज जिस घर के अंदर एक बल्ब और एक पंखा या ट्यूबलाइट जलती है वहाँ पे भी 100 यूनिट्स तो दिनों के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में जिन चार्जेस का इतलाक़ 1 जुलाई से हुआ है, बिजली के नरखों में इजाफे का इतलाक़ जो है 1 जुलाई से हुआ है, उसके बाद बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये कंज्यूमर्स कहाँ से ढूंढे जाएंगे, ये किस स्लैब के अंदर फॉल करते हैं? आटे में नमक के बराबर ही हैं, क्योंकि जिस घर के अंदर 2 या 3 पंखे चलते हैं, जहाँ ट्यूबलाइट्स चलते हैं, जहाँ पर बल्ब जलते हैं, वहाँ पर तो शायद एक हफ्ते के अंदर ही ये 100 यूनिट्स, कमोबेश 10 दिन के अंदर ये 100 यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं। अब इस पैकेज से पंजाब की आवाम किस कदर मुतासिर होते हैं और फिर इस अनाउंसमेंट का बाई इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा हो, सोचने की बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें 9 नशिस्तें चाहिए हैं हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए, यानी वज़ीर आला बतौर चीफ मिनिस्टर लेजिटिमाइज़ करने के लिए। चीफ मिनिस्टर तो वो भी हैं, लेकिन उनकी वज़ारत आला ख़तरे में है। अब बाई इलेक्शंस एक डिसाइडिंग जो है वो रोल प्ले करेंगे। कहा यह जा रहा है कि नून लीग को सिर्फ 10 नशिस्तें, यानी 9 तो उनको चाहिए थ्रेशोल्ड अचीव करने के लिए, वो 10 के लिए ट्राई करेंगे, यानी 10 अगर सीट्स आ जाएं तो हमजा शहबाज की वज़ारत आला को लेजिटिमेसी मिल जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर टर्न द टेबल्स, यानी बिल्कुल मामला बदलना चाहती है और पंजाब को वापस हासिल करना चाहती है, तो उसको 14 नशिस्तें हासिल करनी ही पड़ेंगी। 14 नशिस्तों से कम पर बात बनेगी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ऐसे में जहाँ पर वो हुकूमत पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का चार्ज फ्रेम कर रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त सरकारी ख़जाने का मुंह खोल ले, फिर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ मामला तो उसमें ये भी कहा गया कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स है, अनड्यू अनाउंसमेंट्स हैं, उससे रोका जाए हुकूमत को, क्योंकि ये प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ होगा। ऐसे में अब 17 जुलाई को बहुत दूर नहीं, लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस सूबा पंजाब यानी पंजाब की पग सजा पाएगी, या फिर वज़ारत आला का हुमा जो है वो हमजा शहबाज के सर पर बैठेगा। अब कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़िमनी इलेक्शंस की मुहिम के दौरान आवाम को सब्र की जहरीली गोली खिलाकर सब्र शुक्र का दर्स दिया जा रहा है। साथ ही हुकूमत महंगाई के पैदर पे वार करके आवाम के सब्र का इम्तिहान भी खूब ले रही है। आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के गम से बाहर नहीं आई थी कि अब हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी है और यकदम बिजली की कीमत में 9 रुपये 42 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। इस इजाफे से सिर्फ कराची वालों पर 19 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली फराम करने वाली कंपनीज की जानिब से महंगे ईंधन की लागत को वजह बनाकर माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन से इजाफी रकम वसूल करना एक मामूल बन चुका है। एक ही झटके से मुल्क की अशराफिया और हुक्मरान तबका पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाल कर अपनी जेबों में डाल लेते हैं। महंगी बिजली हासिल करने के बावजूद भी आवाम को कहीं 12 तो कहीं 14 घंटों की लोड शेडिंग का सामना है। इसी लोड शेडिंग को लेकर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया है, जिनके मुताबिक अमली तौर पर कराची के लिए कोई काम नहीं। आवाम बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर एहतजाज कर रहे हैं, वही हुकूमत सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रही है। क्या इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करके इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और मुख्तलिफ कंपनियों को इसमें इन्वाइट किया जाए। अब कराची में एक जानिब बिजली महंगी की गई है, वहीं वजीर आला पंजाब ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की बिजली मुफ्त मुहैया करने का ऐलान किया।
आज के बाद घरेलू सार्फिन को इंशाल्लाह बिजली का बोझ उठाने की फिक्र जो है उससे आज़ाद हो जाए। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। अब यही वो ऐलान है जिसका ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे। सवाल उठता है कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोग हैं जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक अगर पूरा महीना मुसलसल लोड शेडिंग के बावजूद एक पंखा और एक बल्ब भी इस्तेमाल किया जाए तो 100 से ज़ायद जो यूनिट है वो गिर जाते हैं। और ऐसे में वज़ीर आला पंजाब ने किन अफराद को बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। महंगाई और लोड शेडिंग हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है। हुकूमत के तमाम ही वज़रा इस मसले का हल निकालने के लिए बेचैन, मुस्तरब दिखाई देते हैं, और सबसे ज़्यादा फिक्रमंद तो खुद वज़ीर आज़म है, जिन्होंने अब LNG कार्गोज खरीदने में नाकामी के बावजूद भी बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए बंद पावर प्लांट्स फौरी तौर पर चलाने का हुक्म दे दिया है। अब सवाल यह है कि प्लांट्स चलेंगे कैसे? क्या LNG का मुतबादिल यानी महंगा ईंधन खरीद कर इन बंद पावर प्लांट्स को चलाया जाएगा? अगर ऐसा होगा तो आवाम को रिलीफ की बजाय मजीद तकलीफ सहने की तैयारी करना होगी, क्योंकि महंगी बिजली पैदा होने के बाद भारी भरकम बिल भी उन्हीं का मुकद्दर बनेगा। दूसरी जानिब खबरें हैं कि अब पाकिस्तान कतर से डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर LNG खरीदने का ख्वाहा है। हुकूमत हर माह 4 से 5 कार्गोज की कमी को पूरा करने के कतर के साथ बातचीत करता है कि ये जो LNG का जो गैप आया हुआ है सप्लाई का, इसको पूरा किया जाए। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान स्पॉट मार्केट से जुलाई के लिए एक भी कार्गो हासिल करने में नाकाम रही है, और इसका जवाब ये पेश किया गया कि पाकिस्तान इतने महंगे LNG कार्गोज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब LNG ना खरीदने के बायस हुकूमत ने अफगानिस्तान के सस्ते कोयले से भी मुस्तफीद होने की कोशिश की, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल भी कुछ हौसला अफजा नहीं निकल सका, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जैसे इस ख्वाहिश का इजहार किया, पड़ोसी मुल्क ने कोयले की कीमत $90 से बढ़ाकर $200 फी टन कर दी। अब यही नहीं बल्कि महंगे कोयले पर 30% ड्यूटी और टैक्स अलग से लगा दिया है, जिसके बाद अब हुकूमत की जानिब से यह फैसला सामने आया है कि अफगानिस्तान से कोयला सिर्फ उसी सूरत में दरामद किया जाएगा जब वो सस्ते नरखों पर दस्तयाब होगा। और इसीलिए हुकूमत ने अफगानिस्तान से बराह रास्त कोयला लेने की बजाय प्राइवेट सरमायाकारों को कोयला इंपोर्ट करने की तरगीब शुरू कर दी है। यानी हालात इस हद तक बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान ना तो आलमी सतह पर LNG खरीद पा रहा है और ना ही अफगानिस्तान से कोयला दरामद करना उसके बस में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उम्मीद यही है कि आवाम को सिर्फ जुलाई ही नहीं, आने वाले महीनों में भी लोड शेडिंग का अजाब हर सूरत भुगतना होगा। या हुकूमत का भी कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि महंगी बिजली के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग जलती पर तेल का काम करेगी। इस सूरत इस कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत के हक में बेहतर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि हुकूमत इन तमाम तर चैलेंजेस पर किस तरह काबू पाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, लापता अफराद से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अतर मंडला के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वक्त और ज़माने की धूल में अटी पुरानी तस्वीरें, नए कदमों पर सजी और सीने से लगी तस्वीरें। माएँ इन तस्वीरों को कभी चूमती हैं और कभी रोती हैं। एहसास मलूल है और इंतज़ार तवील है। कोई इनका दर्द जान नहीं सकता, और जाने भी तो कैसे। ना ज़िंदगी की खबर, ना मौत की तस्दीक। ये गुमशुदा लोग ना जिंदा हैं और ना मुर्दा हैं, बस मुंतज़िर हैं, और इंतज़ार क्या है कोई नहीं जानता। दुख तो यह है कि इन लापता अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, अदालतों में बैठे इंसाफ फराम करने वाले मोअज़्ज़ज़ जजेस तक तब्दील हुए, लेकिन बदले नहीं तो लापता अफराद के अहले खाना के हालात। अपने प्यारों की राहें तकते, केसेस लड़ते कई लवाहिकीन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इसी तरह सीमी दीन बलोच अपने वालिद डॉक्टर दीन बलोच को ढूंढते ढूंढते बचपन से निकलकर शऊर की मंजिल पर पहुंची, या यूं कहिए कि उसका शऊर बचपन की दहलीज से बुढ़ापे तक पहुंच गया। सरपारा की अहलिया सालिया मरी अपनी शौहर की वापसी की आस में आए दिन इंतजार की घड़ियां नापती और हमें झंझोड़ती रहती है। मुदस्सिर नारू की वालिदा की उम्मीद कभी जिंदा और कभी दम तोड़ती दिखाई देती है। मुदस्सिर नारू की माँ और उन जैसी कई माएँ हर रोज दरवाजे पर निगाहें लगाए बैठी कि न जाने कब उनके प्यारे लौटे और कब उनके घरों की खुशियां लौट आएं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मंडला ने मुदस्सिर नारू और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हिदायत दरखास्तों पर समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अरशद महमूद कयानी हुकूमत की जानिब से, जबकि लापता अफराद की जानिब से वकला इनामुर रहीम और दीगर पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह बड़ा वाज़ेह है कि मौजूदा या साबिका हुकूमत ने लापता अफराद के मामले को संजीदगी से नहीं लिया। सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह केस जबरी गुमशुदगी का करार दिया है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साबिका हुकूमत को तो मालूम नहीं, इस हुकूमत ने मामले को बहुत संजीदगी से लिया है।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत सिर्फ आइन के मुताबिक जाएगी, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और चीफ एग्जीक्यूटिव की है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी ने कहा कि मानते हैं कि ये केसेस इस तरह डील नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। काबीना के सीनियर और मुतल्लिका लोगों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। यकीन दहानी कराता हूं कि काबीना की कमेटी इन तमाम इशूज़ को देखेगी। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने अगर साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव से बयान हल्फी तलब करने हैं तो बराह रास्त तलब करे। वजारत दाखिला ने भी काबीना डिवीजन को लिखा है कि साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स को अपने बयान हल्फी जमा कराने का कहें। पेटिशनर्स का एहसास है मौजूदा हुकूमत को थोड़ा वक्त दे दें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह अदालत किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहती है जिसके दौर में वो अफराद लापता हुए, वो जिम्मेदार हैं। वफाकी हुकूमत को अगर एहसास होता तो लापता अफराद के अहले खाना को अदालत आने ही ना देते, खुद उन तक पहुंचते। उन्होंने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज पर इस तरह की हरकतों में शामिल होने का इल्ज़ाम भी क्यों लगे, ये बहुत संजीदा मामला है, ये मामला तो कौमी सलामती से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला मौजूद है, ये तो तस्लीम शुदा हकीकत है, या तो कोई शख्स जिम्मेदारी लेकर इन तमाम लोगों को बाजियाब कराए। रियासत का जबरी गुमशुदगी के केसेस पर जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए था वो नहीं है। एडवोकेट इनामुर रहीम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कलभूषण यादव को उसकी फैमिली से मुलाकात कराई जाती है तो पाकिस्तानी शहरियों को यह सहूलत क्यों नहीं दी जाती। दौरान सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं सबूत दूंगा कि रियासत की एजेंसियां जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस हैं। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि ISPR ने 2019 में कहा था कि तमाम नहीं लेकिन कुछ लापता अफराद हमारे पास हैं। उन्होंने कहा था कि हमने GHQ में एक सेल बनाया है और उनको इसमें रखा गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि ISI सिर्फ हुकूमत का एक डिपार्टमेंट है और बराह रास्त वज़ीर आज़म के कंट्रोल में। अदालत पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट करने की इजाजत नहीं देगी। अगर वज़ीर आज़म किसी बात से मना करे तो इसे मानेंगे जो आइन में लिखा है। यह अदालत सिर्फ उसको तस्लीम करेगी। और आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और हुकूमत बेबस है। फरतुल्लाह बाबर ने चीफ जस्टिस की बात की तायद करते हुए कहा कि जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फिर वज़ीर आज़म से कहें कि अदालत के सामने आकर ये बयान दे, ये कौमी सलामती का मसला है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि वज़ीर आज़म को समन करें और उन्हें कहें कि अदालत के सामने वजाहत करें। वज़ीर आज़म को बुलाने के अलावा कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। दौरान समाअत लापता अफराद से मुतालिक तंजीम की सरबराह आमना मसूद जंजुआ ने इस्तदा की कि वज़ीर आज़म को बुलाकर इन कैमरा समाअत करे जिनके प्यारे लापता हैं, उनको बताए कि वो जिंदा है या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा शौहर जिंदा है तो कहाँ है। इन कैमरा समाअत करें और जिम्मेदारों को भी बुलाएं। जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारों को शामिल करें ताकि कुछ ना कुछ तो हो। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बताएं फिर अदालत किसको तलब करे। लापता अफराद से मुताल्लिक बिल कहाँ है, वो तो सेनेट में आ गया था, फिर इसके बाद गायब हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत संजीदा मामला है, अदालत फैसला देना चाहती है लेकिन विफाक की जानिब से यह दलाइल नहीं दे रहा है। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट और हुकूमत भी बेबस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत तमाम मुंतखब हुकूमतों का एहतराम करती है लेकिन यह मामला बहुत संजीदा है। आबिद साकी ने कहा कि वज़ीर आज़म अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आखिरी अदालत होगी जो ऐसा करेगी, बस कोई नहीं है, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर कोई बात नहीं मान रहा तो मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मिलिट्री को कोई शख्स मुलव्वस है तो उसका कोर्ट मार्शल लॉ होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में लिख दिया कि यह रियासत की पॉलिसी थी और उस चीफ एग्जीक्यूटिव ने 9 साल तक मुल्क पर हुकूमत की थी, इस दौरान वजारत दाखिला के नुमाइंदे अदालत के सामने पेश हुए और वक्त देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके मातहत हैं। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस, FI और रेंजर्स हमारे मातहत हैं। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके मातहत है तो नुमाइंदे ने बताया कि वो वज़ीर आज़म के ज़ेरे कंट्रोल है। अदालत ने इस्तफसार किया कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी किसके ज़ेरे कंट्रोल है। नुमाइंदे ने बताया कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी वजारत दाखिला के मातहत है। चीफ जस्टिस ने कहा तो क्या आप उनसे पूछते नहीं हैं, जिस पर नुमाइंदे ने कहा कि हम पूछते हैं, इनसे रिपोर्ट तलब की जाती है जो अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि अदालत के सामने रस्मी बातें मत करें, अगर हुकूमत ठोस इकदाम नहीं उठाती तो 9 सितंबर को वज़ीर आज़म पेश हों। उन्होंने खबरदार किया कि आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर कुछ ना हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब करेंगे। पिछले दौरे हुकूमत में भी अदालत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को मुदस्सर नारू के लवाहिकीन से मुलाकात और उन्हें तसल्ली देने को कहा था और इमरान जबरी गुमशुदगियों के केसेस को तरजीही बुनियादों पर हल करने का कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक कानून साजी ईवान बाला से बाला ही बाला गायब हो गई, मगर अब दौर बदल गया है, हुकूमत बदल गई है। सवाल यह है कि क्या ये हुकूमत भी इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी या फिर पहली हुकूमतों की तरह ही टाल मटोल से काम लिया जाएगा। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बुलाया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पेश भी हुए। उस दौरान लापता अफराद के लवाहिकीन, उनकी माएँ वज़ीर आज़म से सवाल करती रही, इस्तफसार करती रही और उस वक्त भी यही कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा कराई जाएगी। लेकिन आज उसका भी हवाला दिया गया कि पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव
अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि अगर ये तमाम तर इदारे अपनी कार्रवाई नहीं करते हैं, लापता अफराद से मुताल्लिक उनके लवाहिकीन को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता है, तो बिलाखिर चीफ एग्जीक्यूटिव वे रिस्पॉन्सिबल होंगे और फिर वज़ीर आज़म को 9 जुलाई को पर्सनल कैपेसिटी में अदालत के सामने तलब किया जाएगा। बहरकैफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और देख इंपॉर्टेंट केस में क्या रेवलेशंस होती है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।